अगर यहाँ पर -0 की तरह ये आता है, -0 कैसे आएगा? मान लो यहाँ पर प्रोग्राम वेरिएबल की जगह सरप्लस वेरिएबल आ जाए, फर्स्ट वाले टेबल में तो नहीं आ सकता बट नेक्स्ट वाले टेबल में तो आ सकता है। सरप्लस वेरिएबल आएगा तो उसका कोएफिशिएंट इधर, सॉरी इधर, ओवर हियर द कोएफिशिएंट कैन बी -1। अभी हम और भी देखेंगे, और भी हम यहाँ पर कंप्यूटेशंस करते हैं जिनकी वजह से समटाइम्स द रिप्लेसमेंट रेशियो कैन बी नेगेटिव। वो नेगेटिव्स में भी होता है, नेगेटिव में तो हमें लेना ही नहीं है, इवन दो वो 0 आ रहा है लेकिन सिंबल अगर माइनस में आ जाए, द सिंबल ऑफ दिस रिप्लेसमेंट रेशियो अगर वो माइनस आ रहा है 0 होने के बाद भी, हम उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, अदरवाइज आप पूरा सॉल्व नहीं कर पाओगे, बीच में ही अटक जाओगे। सो इट्स गिवन इन द बैक, नेक्स्ट वाले पेज में दिया हुआ है पॉइंट्स टू बी नोटेड में। एडिशनल प्रोसीजर समवेयर और द अदर, नहीं दिया हुआ है शायद, सो राइट इट डाउन, दैट पॉइंट हैज बीन मिस्ड। जे पॉइंट के वहीं पर ही एस्ट्रिक्ट मार्क करके और लिख लो एक साइड में ही। जो जे पॉइंट दिया है हमारे स्टेप्स में, उसी के आगे मार्क एन एस्ट्रिक्ट एंड राइट इफ द रिप्लेसमेंट रेशियो, इफ द रिप्लेसमेंट रेशियो दैट इज RR, हम शॉर्ट में इसको RR बोलते हैं, इफ रिप्लेसमेंट रेशियो comes out to be -0, it is considered as negative replacement ratio or negative RR. It is considered as negative RR and is not selected as minimum, and is not selected as minimum. अगर रिप्लेसमेंट रेशियो -0 के बराबर आता है तो हम उसका सिलेक्शन नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट के, आइडेंटिफाई पाइवट एलिमेंट दैट इज जंक्शन ऑफ की रो एंड की कॉलम। हमने पाइवट एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया, अ जंक्शन ऑफ की रो एंड द की कॉलम, दोनों ने जहाँ इंटरसेक्ट किया वो एलिमेंट हो गया हमारा पाइवट एलिमेंट। इसके बाद कंप्यूट फिक्स्ड रेशियो, ये वाला कॉलम हमारा अभी भी बचा हुआ है, द फर्स्ट कॉलम, बाकी सब कुछ हमने फिल कर लिया, ये फर्स्ट वाला कॉलम अभी बाकी है। कंप्यूट फिक्स्ड रेशियो फॉर नॉन की रोज, वहां पर लिखा है इट्स फॉर नॉन की रोज, नॉट फॉर की रोज। की रो का फिक्स्ड रेशियो नहीं आता, दिस रो इज अवर की रो, यहाँ पर कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होगा, की रो का कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं आता। So we will compute the fixed ratio only for the non-key row. How to compute the fixed ratio? तो देखो उसका फॉर्मूला दिया, इट्स की कॉलम एलिमेंट डिवाइडेड बाय पाइवट एलिमेंट। की कॉलम एलिमेंट ये वाली रो का, फर्स्ट रो का फिक्स्ड रेशियो हमें चाहिए, इस रो का की कॉलम एलिमेंट इज 1, पाइवट एलिमेंट इज 9, so we will have 1 divided by 9. बिकॉज दिस इज अ सेल्फ फ्रेम्ड एग्जाम्पल तो थोड़े से फिगर्स में फ्रैक्शन ज़्यादा होंगे। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं छोटे छोटे फ्रैक्शंस ही होते हैं, मतलब यहाँ पर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 9 तक जनरली नहीं जाता है। ओके आपको जो भी फ्रैक्शंस आए, अभी जब आगे वाले हम टेबल बनाएंगे हम इस 1/9 को यूज़ करके और भी फिगर्स निकालेंगे, कई जगह हमें फ्रैक्शंस मिलेंगे। आपको जब भी आगे के टेबल्स आप बनाओगे एग्जाम में, डू नॉट कन्वर्ट दीज फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स, फ्रैक्शंस में ही कंप्यूटेशन चलने दो, डेसिमल्स में उसको मत लेके जाओ। कुछ फिगर्स होंगे जो हमेशा ही फ्रैक्शंस में मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, बट इवन देन इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन एग्जाम, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स वो लोग नहीं देते हैं। M डिटर्मिन रिप्लेसमेंट डिसीजन, फाइनल डिसीजन जो हमने इधर पहले ही लिख दिया,
इनकमिंग वेरिएबल इज की कॉलम वेरिएबल, इनकमिंग वेरिएबल हमने ये की कॉलम का जो वेरिएबल था उसे की इनकमिंग माना। आउटगोइंग वेरिएबल इज द की रो वेरिएबल, की रो का जो वेरिएबल था A1 उसे हमने आउटगोइंग वेरिएबल कंसिडर करा। दिस इज अवर डिसीजन। इसका मतलब नेक्स्ट जो टेबल आएगा, नेक्स्ट वाले टेबल में वी विल हैव S1 और S1 के बाद A1 की जगह आ जाएगा X। दीज विल बी द टू प्रोग्राम वेरिएबल्स। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल। ये तो हमारा फर्स्ट वाला टेबल था, अब हम सेकेंड टेबल बनाएंगे। कभी कभी एग्जाम में सिर्फ इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बनाने के लिए आता है, सिर्फ ये वाला, सिर्फ यहाँ तक के कैलकुलेशंस करने के लिए पूछते हैं। सो दैट विल बी फॉर लेसर नंबर ऑफ मार्क्स एंड कंपेरेटिवली सिंपलर। सेकेंड वाले टेबल से चीज़ें थोड़ी और कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। ओके, लेकिन आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्या पूछा है। इट शुड नॉट बी अज्यूम्ड कि LPP का क्वेश्चन है, सिंप्लेक्स उनने नाम ले दिया तो हमें तो सॉल्व ही करना है। आपको पढ़ना पड़ेगा पूछा क्या है, फॉर्मुलेट करने के लिए पूछा है या इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बनाने के लिए पूछा है, या कभी दिया है कि 2 स्टेप 3 स्टेप तक आपको सॉल्व करना है, या फिर पूरा आपको सोल्यूशन निकाल के देना है। व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन दैट हैज टू बी योर फोकस। Now the second simplex table, again we'll have the same headings: fixed ratio, program, maximization objective है तो profit, quantity, variables and replacement ratio। variables के अंदर now again we'll have x, y, S1 and S2 but no A1। आर्टिफिशियल वेरिएबल जब भी कभी हमारे रिप्लेसमेंट डिसीजन में आउटगोइंग वेरिएबल आता है, ओनली आर्टिफिशियल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर वेरिएबल। आर्टिफिशियल के अलावा बाकी कोई भी वेरिएबल अगर आउटगोइंग होता है, हमारे इधर कहीं पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एज इट इज ही चलता है। आर्टिफिशियल वेरिएबल लेकिन अगर एक बार आउटगोइंग वेरिएबल हो गया तो हम उसका ये वाला कॉलम भी हटा देते हैं, ओनली फॉर आर्टिफिशियल वेरिएबल। वाई, अगर आप ये नहीं हटाओगे तो आर्टिफिशियल वेरिएबल में चांसेस होते हैं कि अगेन नेक्स्ट वाले में वही दोबारा से इनकमिंग बन जाए। इसके फिगर्स कुछ ऐसे होते हैं कोएफिशिएंट्स कि यहाँ पर देयर आर चांसेस कि अगेन इट विल बिकम द इनकमिंग वेरिएबल। और आर्टिफिशियल वेरिएबल अगर आपके फाइनल सोल्यूशन में आ गया एज अ प्रोग्राम वेरिएबल, तो वी ऑलवेज से कि दैट सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। इसका मतलब कोई ऑप्टिमल सोल्यूशन है ही नहीं, फिजिबल ही नहीं है। जो आपको इक्वेशन कॉन्स्टेंट्स वगैरह दिए हैं, दे आर नॉट फिजिबल। फिजिबल कब नहीं होगा, तो मानो कि हमारे ये दो, सपोज ये दो कॉन्स्टेंट्स हैं, ओके, ये वाला जो कॉन्स्टेंट है उसका सिंबल है ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू है मतलब इसके लिए द फिजिबल रीजन इज दिस वन। ये जो कॉन्स्टेंट है इसका सिंबल है लेस देन इक्वल टू, इसके लिए फिजिबल रीजन इज दिस वन। सो देयर इज नो रीजन जहां पर कि दोनों इन इक्वेशंस या दोनों कॉन्स्टेंट्स हम फुलफिल कर पाए, ऐसा कोई रीजन है ही नहीं। सो देयर कैन बी केसेस जब हमारे सारे कॉन्स्टेंट्स फुलफिल नहीं हो सकते, वी से दैट देयर इज नो फिजिबल सोल्यूशन फॉर दैट LPP। ओके, तो सिंप्लेक्स में भी अगर हम बोलते हैं हमारा जो फाइनल सिंप्लेक्स टेबल आया, जो लास्ट वाला टेबल, अगर उस टेबल के अंदर प्रोग्राम वेरिएबल्स में एक भी आर्टिफिशियल वेरिएबल रह गया तो मतलब कोई फिजिबल सोल्यूशन नहीं है उस सिंप्लेक्स का, उस LPP का। दैट इज वाई, ताकि ऐसा ना हो, हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल का ये कॉलम ही हटा देते हैं। जैसे ही आर्टिफिशियल वेरिएबल आउटगोइंग बना, प्रोग्राम वेरिएबल्स में से निकला, हम यहाँ से तो हटाएंगे, उसका पूरा का पूरा कॉलम हटा देंगे। स्लैक और सरप्लस में हम ऐसा नहीं करते। अगर स्लैक आउटगोइंग बना भी है तो भी उसके ये वाला कॉलम एज इट इज ही रहता है। आर्टिफिशियल में हम इसे हटा देते हैं। ओके, सो वी विल हैव ओनली दीज 4 वेरिएबल्स। A1 अब इधर नहीं आएगा। वील हैव x,
y, s1 and s2. Now again, starting of the table will be from program variables only. सबसे पहले हम प्रोग्राम वेरिएबल्स फिल करेंगे. प्रोग्राम वेरिएबल्स में क्या क्या आएगा? सो वील ऑलवेज रेफर दिस टेबल. पूरा ये यहाँ पे जो भी फिगर्स आने वाले हैं ना, वो सब इसी टेबल के रेफरेंस से आएंगे. दिस वेरिएबल विल कम एज इट इज. ये जो s1 है वो यहाँ पर ऐसा का ऐसा आएगा s1. a1 हैज बीन नाउ आउटगोइंग वेरिएबल, ये चला गया है, इसकी जगह आ गया है x. सो वी हैव x ओवर हियर. प्रॉफिट, प्रॉफिट रिप्रेजेंट्स द ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव में जो कोएफिशिएंट्स है वो हमारे प्रॉफिट पर यूनिट्स है, तो ऑब्जेक्टिव के कोएफिशिएंट यहाँ पर आ जाएंगे. S1 का कोएफिशिएंट इन द रिवाइज्ड ऑब्जेक्टिव वाज 0, x का कोएफिशिएंट वाज 4. सो दीज कोएफिशिएंट्स विल कम इन द प्रॉफिट कॉलम. नेक्स्ट, क्वांटिटी. अब क्वांटिटी जैसे हमने पहले कैसे लिखा, कॉन्स्टेंट का जो RHS था वो हमने क्वांटिटी में डाला. अब वैसे नहीं करना है. क्वांटिटी एज वेल एज दीज वेरिएबल्स, ये वैल्यूज़ अब हम वैसे नहीं यूज़ करेंगे जैसे हमने इधर पुट ऑन की, RHS डाला, जो भी कोएफिशिएंट्स थे, मतलब यूजिंग द कॉन्स्टेंट्स वी हैव पुट द वैल्यूज ऑफ क्वांटिटी एज वेल एज वेरिएबल्स. अब वैसे यहाँ पर वैल्यूज नहीं आएंगी. जस्ट कम टू द सिक्स स्टेप, द सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट टेबल. पॉइंट ए, फिल अप प्रोग्राम वेरिएबल्स बाय रिप्लेसमेंट डिसीजन एज पर अर्लियर टेबल. ये वाला, दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन फिक्स्ड रेशियो. दिस इज बेस्ड ऑन द की रो एंड द की कॉलम. की कॉलम वाला जो भी वेरिएबल आएगा द एक्स विच दैट विल बी इनकमिंग, वो अब प्रोग्राम वेरिएबल में आएगा. अभी तक नहीं होगा, अब आएगा. की रो जो होगी इसको अब हम हटाएंगे, इसकी जगह अब ये वाला आएगा. दिस हैज नथिंग टू डू विथ फिक्स्ड रेशियो. इसके बेसिस पे फिक्स्ड रेशियो हम फाइंड करते हैं. जो की रो को की कॉलम आया उसके बेसिस पे देन वी फाइंड द फिक्स्ड रेशियो. की रो का कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता. की नॉन की रोज जो होती है उनका फिक्स्ड रेशियो हम निकालते हैं एज उस रो का की कॉलम एलिमेंट डिवाइडेड बाय द पाइवट एलिमेंट. ओके, फर्स्ट स्टेप इज इन द सेकेंड टेबल, fill up program variables by replacement decision as per earlier table. लास्ट टेबल का जो ये रिप्लेसमेंट डिसीजन आया था उसके बेसिस पे फिल अप दी प्रोग्राम वेरिएबल्स. फिलअप हमने कर लिए. सेकेंड, फिल अप प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ दी प्रोग्राम वेरिएबल्स बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव फंक्शन. प्रॉफिट और कॉस्ट के फिगर्स भी हमने पुट कर लिए बेस्ड ऑन दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो कोएफिशिएंट्स थे उनके बेसिस पे हमने यहाँ पर ये फिगर्स पुट कर लिए. सी, अपडेट की रो. की रो की बात की गई है. की रो मतलब ये सेकेंड वाली रो. पहले हम सेकेंड रो को अपडेट करेंगे. बाय द ट्रांसफॉर्मेशन रूल, फिगर्स को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा हमें. हाउ? सो द रूल इज प्रीवियस टेबल की रो एलिमेंट डिवाइडेड बाय पाइवट एलिमेंट. हमें की रो को अपडेट करना है. की रो के यहाँ जो फिगर्स थे अब इनको हमें चेंज करके इधर लिखना है. कैसे चेंज करेंगे? सो द चेंज इज की रो में जो भी एलिमेंट्स थे दोज डिवाइडेड बाय द पाइवट एलिमेंट. पाइवट एलिमेंट वाज 9. मतलब हर एक एलिमेंट को 9 से डिवाइड करके हम यहाँ पर लिखेंगे वैल्यूज. सो क्वांटिटी में इट वाज 8. हम की रो की बात कर रहे हैं केवल, नॉन की रो की नहीं. नॉन की रो में दूसरा रूल एप्लीकेबल होगा. अभी हम सिर्फ की रो, द सेकेंड रो, उसकी बात कर रहे हैं. क्वांटिटी में इट वाज 8. ये था हमारा की रो एलिमेंट. जो हमारी की रो थी उसका इस कॉलम का एलिमेंट वाज 8. दिस डिवाइडेड बाय द पाइवट एलिमेंट विच इज 9. तो यहाँ पर आ जाएगा क्वांटिटी में 8/9. देन नेक्स्ट वाला कॉलम x. x में द की रो एलिमेंट वाज 9. पाइवट एलिमेंट वाज आल्सो 9. 9 divided by 9 it will be 1. Next, y, the second column, इस column का की रो एलिमेंट is 2 divided by pivot element which is again 9. 2/9. S1 का वैल्यू is 0 डिवाइड बाय 9.
so we'll have 0. S2 -1 divided by again 9, -1/9. A1 तो है नहीं, A1 तो क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल था और आउटगोइंग हो गया तो हमने वो कॉलम ही हटा दिया, तो वो यहाँ पर नहीं आएगा. ओके, सो नाउ वी फिल इन द क्वांटिटी एंड द वेरिएबल्स बेस्ड ऑन द प्रीवियस टेबल. पहले वाला जो टेबल था उसके बेसिस पे हम इधर फिगर्स डालते हैं. की रो को फिल करने में कोई डाउट? ओके, देन कम टू द नेक्स्ट, अपडेट नॉन की रोज. अब नॉन की रोज की हम बात कर रहे हैं. यहाँ पर एक ही नॉन की रो है, कई बार एक से ज़्यादा भी हो सकती है. अगर कांस्टेंट ज़्यादा होंगे तो एक से ज़्यादा रोज नॉन की होंगी. नॉन की रोज को कैसे हम अपडेट करेंगे? द ट्रांसफॉर्मेशन रूल सेज प्रीवियस टेबल करस्पॉन्डिंग रो एलिमेंट. प्रीवियस टेबल करस्पॉन्डिंग रो एलिमेंट मतलब ये एलिमेंट्स माइनस की रो एलिमेंट इनटू फिक्स्ड रेशियो. ये वाले एलिमेंट्स माइनस की रो एलिमेंट इनटू फिक्स्ड रेशियो. हम बात कर रहे हैं नॉन की रोज की. कैसे इनको हम फुलफिल करेंगे, कैसे फिलअप करेंगे? से अगर हम क्वांटिटी की बात करें, नॉन की रो का जो भी एलिमेंट था, नॉन की रो की वैल्यू जो प्रीवियस टेबल में थी, माइनस द प्रोडक्ट ऑफ नॉन की रो का फिक्स्ड रेशियो एंड की रो का रिस्पेक्टिव एलिमेंट, नॉट पाइवट एलिमेंट, की रो एलिमेंट. इट सेड पाइवट एलिमेंट मतलब 9, की रो एलिमेंट मतलब उस कॉलम का कौन सा की रो में एलिमेंट था. तो ये कॉलम है क्वांटिटी, की रो में इसमें एलिमेंट था 8. आया समझ में? इसका मतलब क्वांटिटी में क्या आएगा? तो प्रीवियस टेबल नॉन की रो एलिमेंट 10 माइनस 1/9 इंटू 8, 8/9. आया समझ में? So this will be 10 minus 8/9. So we'll take an LCM. 90 minus 8, that is 82/9. यहाँ पर आ जाएगा 82/9. Then the value of x. अब हम x की वैल्यू देखें तो x की वैल्यू प्रीवियस टेबल में जो एलिमेंट था नॉन की रो का, इट वॉज 1. सो वील हैव 1 माइनस अगेन फिक्स्ड रेशियो मल्टीप्लाइड बाय की रो एलिमेंट. x वाले कॉलम में की रो का एलिमेंट वॉज 9, फिक्स्ड रेशियो इज 1/9, 1/9 इंटू 9. सो दिस विल बी 0. ये 1 minus 1 हो जाएगा. फाइनली वील हैव 0. ओके, नेक्स्ट y की वैल्यू देखें तो नॉन की रो में द एलिमेंट वॉज 3 माइनस फिक्स्ड रेशियो इज 1/9 इंटू की रो एलिमेंट वॉज 2. 3 माइनस 2/9, LCM अगर लें तो इट विल बी 9. 27 minus 2, that is 25/9. ये वाला कैलकुलेशन पर्टिकुलरली गलत होता ही है. डू नॉट गो फॉर ओरल कैलकुलेशंस. इट्स बेटर लिख के देख लो, मन में मत कैलकुलेट करो. ये वाला पर्टिकुलर कैलकुलेशन जहाँ पर फिक्स्ड रेशियो और इसको मल्टीप्लाई करके हम इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं, बाकी सब मन में हो जाता है, बट यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार. सो इट्स बेटर अगर डायरेक्टली नहीं हो पा रहा है आप लिख के कर लो. देन कमिंग टू S1. सो S1 इज 1 माइनस 1/9 इंटू 0. ये तो 0 ही होगा, तो मतलब वील हैव 1 माइनस 0, दैट इज 1. देन S2 0 माइनस 1/9 इंटू -1. 0 माइनस 1/9 इंटू -1. सो वील हैव प्लस 1/9. प्लस माइनस की गलतियाँ इस केस में बहुत होती हैं, ये कंफ्यूजन हो जाता है. इधर माइनस माइनस प्लस हुआ या
हम एक नेगेटिव को मिस आउट कर देते हैं कई बार ओरल कैलकुलेशन में. सो इट्स ऑलवेज बेटर आप छोटा छोटा लिख कर देख लो साइड में. A1 तो है नहीं, सो वी हैव फिल्ड इन these फिगर्स. ओके, इसके आगे सब कुछ वैसे ही होगा जैसे हमने फर्स्ट वाले टेबल में किया. सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर आया? फिलिंग अप ऑफ क्वांटिटी एंड वेरिएबल्स. यहाँ पर हमने फर्स्ट वाले टेबल में सिंपली कोएफिशिएंट्स फिलअप कर दिए थे, जबकि सेकेंड टेबल या सेकेंड के आगे के सारे टेबल्स, ऑल दोज वैल्यूज शैल बी बेस्ड ऑन प्रीवियस टेबल एलिमेंट्स प्लस या एंड फिक्स्ड रेशियो. फिक्स्ड रेशियो और प्रीवियस टेबल के ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, इनके बेसिस पे हम यहाँ पर वैल्यूज निकालेंगे. इसके अलावा बाकी सब कुछ सेम होगा. सो नेक्स्ट स्टेप वाज टू फाइंड द z वैल्यू. z रो हमने कैलकुलेट की थी एंड z रो वाज नथिंग बट द कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन. z इज ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हर एक वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट्स थे वो हमने z रो में लिखे थे. अभी भी वही लिखेंगे. x का कोएफिशिएंट इज 4, y का कोएफिशिएंट इज 5, s1 का 0, s2 का 0. देन वील अगेन हैव c, कंप्यूटेड रो. कंप्यूटेड रो हमने कैसे निकाली थी? इट वाज समेशन ऑफ प्रॉफिट इनटू दीज वैल्यूज, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, इन सबका समेशन. 0 into 0 0 plus 4 into 1 is 4, so we'll have 4 here. 0 into this will be 0, 4 into 2 by 9, so this will be 8 by 9. 0 into 1 0, 4 into 0 0, so this will be 0. 0 into 1 by 9 0 plus 4 into minus 1 by 9, so it will be minus 4 by 9. Okay, then we'll find the NER, which is z minus c, so this will be 0. ये कितना होगा? 45 minus 8, 37 by 9. This will be 0 and this will be 4 by 9. Again we'll select the highest positive, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन है. we'll select highest positive. मिनिमाइजेशन होता we will select worst negative. मैक्सिमाइजेशन में हम हाईएस्ट पॉजिटिव देखेंगे. इनमें से हाईएस्ट पॉजिटिव कौन सा है? 37 by 9. So we'll select this one. ये हो जाएगा हमारा की कॉलम. This will be our की कॉलम. की कॉलम का जो एलिमेंट होता है, जो वेरिएबल होता है, वो होता है हमारा इनकमिंग वेरिएबल. अभी तक देखो ये वाला वेरिएबल हमारे प्रोग्राम वेरिएबल्स में नहीं था, अब आएगा. सो नाउ आवर डिसीजन विल बी इनकमिंग विल बी y. आउटगोइंग क्या होगा? अगेन वील फाइंड रिप्लेसमेंट रेशियोज. उनके बेसिस पे हम आउटगोइंग वेरिएबल फाइंड करेंगे. सो इसके आगे का सेम प्रोसीजर होगा जो इधर था, बिल्कुल वैसा ही आगे भी होगा. ओके, ये साइकिल चलती रहेगी जब तक कि आपके सारे एनियाज 0 या 0 से कम नहीं हो जाए. मतलब यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू सिलेक्ट द हाइएस्ट पॉजिटिव. व्हेन ऑल द एनियाज आर लेस देन और इक्वल टू 0, कुछ भी ग्रेटर देन 0 है ही नहीं, यू आर नॉट गोइंग टू सिलेक्ट एनी ऑफ देम. आप कोई सिलेक्ट ही नहीं कर पाओगे. ओनली देन विल दिस साइकिल एंड, जो जनरली 2 या 3 स्टेप्स में, 3 टेबल्स में हो जाता है. इस टेबल में भी अगर आप आगे सॉल्व करोगे, यू विल गेट S1 एज दी, मोस्टली वही आना चाहिए. S1 शुड बी द आउटगोइंग रो. ये वाली जो रो होगी मोस्टली, आई एम नॉट टेकिंग अ गारंटी, क्योंकि मैंने खुद ये फ्रेम किया है अभी के अभी फिगर्स, तो हो सकता है कुछ अलग भी आए. बट मोस्टली क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि पहले एक वेरिएबल जाएगा, उसकी जगह जो आपका एक्चुअली आपको वैल्यूज किनकी चाहिए, x और y की, तो दोनों में से एक पहले आपका प्रोग्राम वेरिएबल बनेगा. यहाँ पर हमारा x बन गया. सेकेंड वाले स्टेप में अब S1 जाएगा, उसकी जगह y आ जाएगा. तो ये तो पक्का हो गया y आ रहा है. मोस्टली आउटगोइंग में हमारा S1 सिलेक्ट होना चाहिए, द की रो. उसके बेसिस पे यू विल मेक द थर्ड टेबल. थर्ड टेबल का जनरली यू विल गेट द NERs एज 0 एंड लेस देन 0. तो उसके बाद आप कुछ आगे कर ही नहीं पाओगे. देयर विल बी नथिंग टू गो आउट और कम इन.
क्योंकि आपके दोनों x और y की आपको रिक्वायरमेंट थी, दोनों आ चुके हैं। उस टेबल में जो आपका फाइनल टेबल होगा वेयर ऑल दी NERs विल बी लेस देन इक्वल टू 0, उस टेबल में x और y की यहाँ पर जो भी क्वांटिटीज दी होंगी, द क्वांटिटीज गिवन फॉर x एंड y, यहाँ पर जब x और y आ जाएगा, मतलब इसका जो नेक्स्ट टेबल बनेगा उसमें वी आर होपिंग दैट यू विल गेट द प्रोग्राम्स एज y एंड x। S1 की जगह y आएगा और x एज इट इज रहेगा। अगेन सीक्वेंस चेंज नहीं करना है, इट शुड नॉट बी डन एक्स वाई। अगर वाई एक्स हुआ है तो वाई एक्स ही रख के सॉल्व करोगे आगे। ओके, इन दोनों की रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज जो भी आएंगी इन द फाइनल टेबल, जिस टेबल में हम NERs में से कोई सिलेक्शन नहीं कर पाए, उस टेबल में जो भी क्वांटिटीज दिख रही होंगी वही हमारा फाइनल सोल्यूशन होगा। x के इतने यूनिट्स, y के इतने यूनिट्स हमें बनाने हैं। क्लियर है? आया समझ में? व्हेन इट इज मैक्सिमाइजेशन, हमारा फाइनल टेबल वो होगा जब NERs आर लेस देन इक्वल टू 0। सारे NERs जब लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएंगे, दैट विल गिव अस द फाइनल सोल्यूशन, बिकॉज वी वोंट बी इन अ पोजिशन टू सिलेक्ट एनीथिंग देन। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन है, दिस इज व्हेन द ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमाइजेशन। अगर मिनिमाइजेशन है तो हमें मालूम है हम तो वर्स्ट नेगेटिव NER ही सिलेक्ट करते हैं। जब वर्स्ट नेगेटिव सिलेक्ट करते हो तो लेस देन इक्वल टू 0, अगर लेस देन 0 है तो आप सिलेक्शन कर ही सकते हो। सो इन दैट केस जब आपका NER ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, देयर विल बी नथिंग नेगेटिव, कुछ है ही नहीं नेगेटिव में, तो आप कुछ सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। दिस विल गिव यू द फाइनल सोल्यूशन, द ऑप्टिमल सोल्यूशन। क्लियर है? सी हमने जी किया। नेक्स्ट पेज।